नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मार्ग प्रदेश का 3 दिन 130 किलोमीटर का सफर। कितनी मुश्किल है 24 की जंग की डगर। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। यूपी में कांग्रेस को सियासी जमीन की तलाश है और राहुल गांधी का वोटर साधो अभियान है। 3 लोकसभा सीट और 11 विधानसभा क्षेत्र जहां राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी में वोट जोड़ने का अभियान है। ऐसे में सवाल है कि क्या 24 के चुनाव के लिए राहुल गांधी सुस्त पड़ी कांग्रेस में कितनी जान फूंक पाएंगे। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। अब की बार जीत वाली हुंकार। यात्रा से खत्म होगा कांग्रेस का बनवास। 24 के चुनाव के लिए जगेगी जीत की आस। यूपी में खत्म होगा हार का सूखा। राहुल प्रियंका साथ विपक्ष का भी मिला आशीर्वाद। देखो, भारत जोड़ो यात्रा है नहीं है, भारत का कोई टूटा हुआ है, तो विपक्ष जोड़ो यात्रा है और विपक्ष को जोड़ने के लिए ये निकले हैं। एक जिस प्रकार से फेल ब्रांड राहुल गांधी। ये यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। तो एक सेट स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है। जाटलैंड में वोटर जोड़ो अभियान। राहुल गांधी सुस्त कांग्रेस में फूंक पाएंगे जान। ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो गई है और उनके मुखिया स्वयं छोड़ करके उत्तर प्रदेश को केरल चले गए, इसलिए उत्तर प्रदेश से उनका कोई मतलब तो है नहीं। 3 दिन 130 किलोमीटर का सफर। 2024 की जंग की कितनी मुश्किल डगर। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ने की बात करती है। उत्तर मांगे प्रदेश। तो भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आगे चले कुछ समीकरणों को समझते हैं। जाटलैंड में राहुल गांधी साधेंगे समीकरण, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, जाटलैंड में जा रहे हैं। 75 में से 3 जिलों से गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा। उत्तर प्रदेश में 130 किलोमीटर का सफर तय करेंगे राहुल गांधी। 3 लोकसभा सीटें और 11 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश है। यूपी में विपक्ष का भी राहुल गांधी को आशीर्वाद मिला है। अखिलेश यादव ने पत्र लिखकर बधाई दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुभकामनाएं दी है। 4 और 5 जनवरी को बागपत और शामली में ये यात्रा है। वहीं कांग्रेस में क्या जान फूंक पाएंगे राहुल, ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि उसी के लिए पूरी यात्रा है। गाजियाबाद में 14 साल से जीत नहीं मिली है, यहीं से यात्रा की शुरुआत हो रही है। बागपत में 27 और कैराना में 39 साल से जमीन की तलाश है, तो क्या वो मिलेगी। गाजियाबाद में 2004 में कांग्रेस के सुरेंद्र गोयल सांसद बने थे। 2009 में गाजियाबाद सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। 2019 में भाजपा के वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद बन गए। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया और गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र। तो सवाल यही है कि क्या जाटलैंड को साध पाएंगे। जो गाजियाबाद कांग्रेस के हाथ से निकला था, क्या वहां पर जगह फिर से बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 दिनों में 130 किलोमीटर की यात्रा है, इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना फायदा मिलेगा राहुल गांधी को, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा मिशन 2024 वाली राजनीति को। और सवाल यह भी है कि जहां भाजपा ये आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो नहीं या विपक्ष जोड़ो यात्रा है, तो क्या विपक्ष जुड़ेगा, क्योंकि शुभकामनाएं मायावती ने भी दी है, शुभकामनाएं अखिलेश यादव ने भी दी है, लेकिन उन्हें आमंत्रण था यात्रा में शामिल होने के लिए, यात्रा में वो आए नहीं हैं। तो चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सुची विश्वास जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, मनोज यादव जी है, प्रवक्ता सपा, और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ गए हैं। रुख करेंगे उनका भी, लेकिन सबसे पहले सुची जी आपके पास आ रहे हैं। ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में अब दाखिल हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को, क्योंकि कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इसका कितना असर मिलेगा। और हमारे साथ कुंवर बासित अली जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा का। वासी जी आपका भी स्वागत है। सुची जी आपसे आपके पास आ रहे हैं।
देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप भूतकाल को देख के वर्तमान और भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। और जिस प्रकार की स्वीकार्यता और अप्रत्याशित सफलता और अभूतपूर्व समर्थन, चाहे वो विपक्ष के बड़े नेताओं का हो, चाहे जनमानस का हो, चाहे छोटे मझोले उद्यमियों या व्यापारियों का हो, चाहे असंगठित कामगारों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बच्चियों का हो, जो देश में अराजकता, अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, महंगाई की स्थिति, जीडीपी की दुर्गति, तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को 2800 किलोमीटर से ज्यादा श्रीमान राहुल गांधी जी चल चुके हैं और उन्होंने अपने को एक जननायक के तौर पर जो स्थापित किया है, जो हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके एक राजनीतिक अभियान के अंतर्गत श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि को मीम्स के माध्यम से, डॉक्टर्ड वीडियोस के माध्यम से, टेलर्ड वीडियोस के माध्यम से, मॉर्फ वीडियोस के माध्यम से, एडिटेड कंटेंट के माध्यम से, एक बाकायदा पवन शर्मा बनाम रजिया बानो माध्यमों से बराबर उनकी छवि को जो धूल धूसरित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था, वो किस तरह से मुंह के बल, औंधे मुंह, अब आज देख लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता हो, भाजपा के मंत्री हो, भाजपा के मुख्यमंत्री हो, भाजपा के प्रधानमंत्री हो, सब चीजों को धूल धूसरित कर दिया है इस भारत जोड़ो यात्रा की अप्रत्याशित सफलता ने। और ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आप सीधा हमला भाजपा पर कर रही हैं। कुंवर बासित जी, देखिए सुची जी कह रही हैं कि जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने सियासी साजिशें रची, जो सोशल मीडिया वाली होती है, वो सब धूल धूसरित हो चुकी है। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर केवल इनका वजूद अपने आप से लड़ने में जा रहा है और इनको अपने परिवार को ही जोड़े रखना, और जो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्हीं को ही जोड़ना एक अपने आप में इनके लिए एक बड़ा विषय है, बड़ा संकट है। लगातार इनकी पार्टी में टूट फूट है और खंडित पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस अपने आप को जोड़ ले, वही इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। भारत तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जुड़ा हुआ है और वो दुनिया को बता रहा है कि हम आज विश्व गुरु हैं। लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इनको इसको कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर देनी चाहिए थी। लगातार राहुल गांधी केवल पैदल चल के ही एक अपनी पार्टी को खड़ा नहीं कर सकते। इनके नेताओं का जो आत्मबल है, जो आत्मविश्वास है, या जो कुछ करने की इच्छा है, वो मर चुकी है। और लगातार कांग्रेसी, आप किसी भी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो कांग्रेस के लगातार जनाधार को घटाने के कारण और जनता ने इनको नकार दिया है। ये जनता के बीच जाकर के फिर से अपनी एक ऊर्जा बढ़ाने का काम करें, लेकिन वहां भी इनके साथ जनता। ठीक है बासित जी, हम मनोज यादव जी के पास जाएंगे, लेकिन ये मेरा सवाल आपसे एक है कि राजनीति में बहुत सारी चीजें, ठीक है, टकराव होता है सत्ता के लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें सहानुभूति से चलती हैं, एक व्यवहारिक शिष्टाचार होता है। सपा ने शुभकामनाएं दी, बसपा ने शुभकामनाएं दी, रामलला के मुख्य पुजारी को भी आमंत्रण गया तो उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। आप लोगों ने शुभकामनाएं नहीं दी। भारत जुड़ा हुआ देश है। मैं और आप जुड़े हैं, भारत के 130 करोड़ लोग जुड़े हैं, सारी नदियां जुड़ी हैं, तो भारत टूटा हुआ कहाँ है? ये भारत, ठीक है, ये सवाल है, ये सुची जी से सवाल ही पूछेंगे। लेकिन मनोज यादव जी, आमंत्रण आपके नेता को भी आया था और अखिलेश जी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने स्वागत किया इस पहल का, लेकिन धन्यवाद दिया आमंत्रण के लिए। पर जो बात विपक्ष जोड़ने की हो रही है, भारत जोड़ने में हो रही है, तो क्या उसका इस पूरी यात्रा का समर्थन दूर से ही है? किस तरीके से आप पूरी इस यात्रा को देख रहे हैं? देखिए, जो यात्रा अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। कांग्रेस ने भी उसको राजनीतिक यात्रा का नाम नहीं दिया है, सामाजिक यात्रा के रूप में उसको उन्होंने परिभाषित किया है। तो उसमें राजनीति की क्या बात करना। हाँ, निश्चित तौर पे बीजेपी को हराने के लिए, सांप्रदायिक शक्ति को ख़त्म करने के लिए भारत से जिस दिन ये बात आएगी सामने कि विपक्षियों को एकजुट होना चाहिए, उसके लिए हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी हाल ही में अपना बयान दिया है कि नीतीश जी, ममता जी और केसीआर जी, ये 3 मुख्यमंत्री हैं मौजूदा अपने अपने प्रदेशों के, और इन सब के बीच बैठ के तय होगा कि आगे की दशा और दिशा क्या होगी। समाजवादी पार्टी उस अपने दिए गए बयान पे कायम है और एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, और अभी 22 में ही अवधेश जी मार्च में समाजवादी पार्टी ने 37.5% वोट पाके लगभग 125 विधायक
पूरे गठबंधन के साथ जीते, 111 समाजवादी पार्टी के थे, अन्य दलों के थे। तो एक मजबूत स्थिति में विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और इस 37.5% वोट को समाजवादी पार्टी को 45-50% तक ले जाना है। उसके लिए जो प्रयास करने पड़ेंगे वो प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन हम शुभकामनाएं देंगे राहुल जी को, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक नहीं एक सामाजिक यात्रा की। और टूटने की बात जो बीजेपी के लोग कह रहे कोई टूटा नहीं है, तो मैंने आपके चैनल पे और हिंदुस्तान के सभी चैनल पे देखा है कि एक दौर ऐसा आया था कि सब्जी बेचने वाले से उसकी जाति और धर्म उसका पूछा जाता था। कोई काम करने वालों को, फेरी करने वालों को मारा जाता था लाठियों डंडों से, सिर्फ उनका धर्म पूछ के उनके ऊपर अत्याचार होता था। ये तोड़ने का ही तो प्रयास है। अरे अनेकताओं में एकता का ही मिसाल इस दुनिया में अगर कहीं है तो भारत देश में है। जिस गुलदस्ते में हर तरह के फूल हैं, ऐसा उदाहरण दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं मिलेगा। हो सकता है तमाम टैलेंट जाता हो किसी देश में, वो भले महाशक्ति हो, लेकिन उसकी संप्रभुता, उस देश की पूरी अखंडता, एकता को देखने का नमूना सिर्फ भारत को मिलता है। इसको छिन्न भिन्न करने का काम अगर ठीक है, आपका कहना है कि सामाजिक यात्रा है और उसको लेकर शुभकामनाएं हैं समाजवादी पार्टी की तरफ मोदी जी ने किया। लेकिन सुची जी, आपने बासित जी को सुना, वो कह रहे हैं कि नदियां जुड़ी हैं, आसमान जुड़ा है, लोग जुड़े हैं, फिर भारत टूटा कहाँ है? भारत तो जुड़ा हुआ है। क्या जोड़ रहे हैं आप लोग? अगर बिंद है तो कुछ नहीं कर सकते, नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। किंतु अगर आप सूक्ष्म और दिव्य नेत्रों से भी देखना चाहें तो व्यापक जन समर्थन को बहुत ही भली भांति देख सकते हैं। और रही रात जोड़ने और तोड़ने की, तो मुझे लगता है गलवान और पैंगोंग को देख लीजिए, और जो चीनी सीमाओं ने घेर रखा है उसको देख लीजिए, जो हमारी विदेश सीमाओं की स्थिति है उसको देख लीजिए। मेरी बात पे यकीन न करिए तो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देख लीजिए। मुझ पर उस पर भी ना यकीन हो तो इंडियन मॉनेटरी फंड्स को देख लीजिए। उस पर भी ना यकीन हो तो किसी अर्थशास्त्री से बात कर लीजिए जो बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स जानता हो। फिर भी ना यकीन हो तो एनएसएस से कोई डेटा को देख लीजिए। 45 सालों की जो ऐतिहासिक बेरोजगारी है, अगर उस पर भी यकीन नहीं है तो जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चना बेच रहे हैं, कम से कम उसे देख लीजिए क्या स्थिति है। और अगर आपको इन सब बातों पर भी यकीन नहीं है तो कम से कम आवारा पशुओं की स्थिति देख लीजिए, जो रात रात हरहा भगा रहे हैं किसान। तब भी ना यकीन हो तो किसानों की आत्महत्या देख लीजिए। फिर भी ना यकीन हो तो महिलाओं के साथ दुराचार की स्थिति देख लीजिए। तो चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक ढंग से बनी हुई व्यवस्था को कैसे खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराकर खुलेआम गुंडागर्दी को समर्थन देकर। अच्छा, ये सारी चीजें आप लोग केवल केंद्र में देखते हैं या कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर भी ये चीज आप लोग देखते हैं? नहीं, अभी उन्होंने कहा ना कि खंडित है, क्या जोड़ रहे हैं। तो जो देश आप बेच रहे हैं, इस व्यवस्था का निर्माण आजादी से और आज तक हमने किया था। हम जीडीपी भी लाए, हमने देश का निर्माण भी किया। आपने फर्जी मुकदमे, ईडी, आरबीआई, सीबीआई, आपने सिवाय, आप चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार के भाई अजीत पवार की स्थिति देख लीजिए, आप गुजरात में हार्दिक पटेल को देख लीजिए, 40-40 लाख रुपए के वीडियो बनवाए इन्होंने। उसके बाद भी खैर अब तो वो विधायक है, अपना 1,500 ट्वीट खुद डिलीट कर रहे हैं। तो एक बनी बनाई संवैधानिक व्यवस्था को डिक्टेटरशिप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो ठीक है, कुंवरवासी जी, सुची जी कह रहे हैं साफ तौर से कि आंकड़े गवाह हैं तमाम, क्योंकि आंकड़ों पर तो राजनीति होती है। हर आंकड़ा बता रहा है कि सब कुछ टूट रहा है, वही जोड़ने के लिए निकले राहुल गांधी। बेशक इन्होंने सबसे ज्यादा अपनी बातों के अंदर यकीन शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर भी यकीन ना हो तो आप अपनी पार्टी के नतीजे देख लीजिए। जो जनता ने आपको जगह जगह जीरो दिया है और आपकी जमानतें जब्त करा दी हैं, तो आपको यकीन आ जाएगा कि यकीन पर कितना यकीन आपको करना चाहिए। और इसी यकीन से आपकी पार्टी बेयकीन हो गई है। वो लगातार आपस में लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं, कभी कोई मुख्यमंत्री के लिए, कभी कोई हार के ठीकरे के लिए। आज पहली बार आपने आंकड़ों की बात की है और आप संवैधानिक संस्थाओं पर जब बेयकीनी की बात करती हैं, तो यही संवैधानिक संस्थाएं जिनका दुरुपयोग लेकिन बासित जी, जब वो लोग सत्ता में थे तब आप लोग भी तो यकीन नहीं करते थे संवैधानिक संस्थाओं पर, तब आप लोग सवाल उठाते थे, तो अब उनका हक है ही है उठाने का। देखिए फर्क ये है, जब मोदी जी को इन्होंने जांच के लिए बुलाया करते थे तो मोदी जी कहा करते थे मुझे यकीन है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन इनका आरोप होता है कि ये पिंजरे हैं। ये सुची जी, आपको कुछ जवाब देना चाहिए। सुची जी, ये हमारे नेता, आपके नेता नहीं पता, लेकिन जितिन प्रसाद नामक भी एक जंतु थे, आप ही की पार्टी में अब मंत्री हैं, आप क्या कहेंगे? अजीत पवार कहा आपको यकीन नहीं होगा। हिमंता बिस्वा कौन है आपको तो पता ही होगा। उड्डयन मंत्री आपने ज्योतिरादित्य जी को बनाया, वो कौन है? क्या आपकी पार्टी में योग्य लोगों का अभाव है, या
जो हमने पूर्व में कहा वो आप मंद बुद्धि थे, आपने बाद में सब स्वीकार किया, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो गब्बर सिंह टैक्स हो, लेकिन उसके क्रियान्वयन जो लोग नोटबंदी के घोटाले को अभी तक प्रमाणित नहीं कर पाए, बार बार उसमें करेक्शंस कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशंस कर रहे हैं, जो नोट पहले छपवाते हैं और एटीएम के साइज की नाप बाद में लेते हैं, उनकी दूरदर्शिता तो वैसे भी आपके खाते में खुद इतनी चीजें हैं। सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सिर्फ मनी और सिर्फ मसल और सिर्फ मैनिपुलेशन की बेसिस पर आप सरकार में बने रहे और सबको आप दबा दें, लेकिन आप गांधी और कांग्रेस को नहीं दबा सकते। आप कितना भी ईडी ले आओ, आप कितना भी सीबीआई ले आओ, कितना भी आप फर्जी मुकदमे ले आओ, कितना भी आप नेशनल हेराल्ड मसले को जबरदस्ती पंप अप करो, जितने क्लीन चिट मिल चुके हैं आप उसको, आप 14 के पहले भी झूठ बोल रहे थे। ठीक है, मतलब ये तमाम चीजें हैं, लेकिन मनोज यादव जी अब मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी को कल ही सही साबित किया है। उसने कहा है कोई इसमें गड़बड़ नहीं थी। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन नहीं है? क्या आपको संवैधानिक संस्था पर यकीन नहीं है? यही घोटाला है, ये प्रूवन है। 700 करोड़ रुपया तो जय शाह के अकाउंट में कोऑपरेटिव बैंक में नोटबंदी के बाद तुरंत जमा किया गया और इसका तमाम संपत्ति बढ़ी है। कांग्रेस के नेताओं की बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उनकी भी बढ़ी है। बेरोजगारी घटी है, भले जय शाह को बीसीसीआई का हेड बनाया गया हो, लेकिन धरातल पर और हकीकत पर भारत ठीक है, वो तमाम चीजें आंकड़ों पर आगे। लेकिन मनोज यादव जी, राजनीति में जो भी होता है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक नेता तो होते ही, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का ये सर्वोच्च उद्देश्य होता है कि वो सत्ता पर पहुंचे, क्योंकि सत्ता में रहकर ही अपनी विचारधारा को और विचारधारा के हिसाब से वो देश को या प्रदेश को चला सकता है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, क्या ये विपक्ष को जोड़ पाएगी? क्योंकि ये भी सवाल बार बार उठ रहा है। देखिए, ये प्रयास उन दलों को जरूर करना पड़ेगा जो ताकतवर हैं, बड़े हैं और जिनको लगता है कि वो भारत में एकमात्र विपक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी से लड़ रहा है। ये सारी बातें उन दलों को सोचना पड़ेगा। महत्वपूर्ण ये होगा, जो सबसे बेस्ट समीकरण समझ में आ रहा है, जो हमारे नेता भी कह रहे हैं, जो राजनीतिक दल जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में ताकतवर है, उसमें उसको नेतृत्व करने का अधिकार अगर मिलेगा तो निश्चित तौर पे एक असहज रूप से और एक उस तरीके से एक चीज़ बनती नजर आएगी जिसमें किसी को कोई बात कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ या इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। ये बात आने वाले समय में जितने भी दल हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं पूरे देश में, पूरब से लेकर पश्चिम तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो सभी लगभग एक मंच पे आएंगे और समाजवादी पार्टी इन सारी बातों को पूरी तरीके से देख रही है और लगातार नेता मिल रहे हैं, चाहे केसीआर जी हों, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, ममता जी से भी हमारी लगातार बात हो रही है और अगर कांग्रेस भी इसका हिस्सा बनेगी तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बात उनसे भी होगी। लेकिन इस यात्रा को राजनीतिक रूप से जोड़ना मुझे नहीं लगता उचित होगा, क्योंकि राजनीति रैली करने से और यात्रा करने से अगर चुनाव जीत लिए जाते तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कोई पा पाता, क्योंकि हमारी रैलियां जानदार हुई, हमारी यात्राएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शानदार हुई, लेकिन चुनाव के समीकरण, चुनाव के परिणाम दूसरे तरीके से आते हैं, उसमें कितना बिल्कुल उस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि जो यात्रा हो रही है, जो जन समर्थन मिल रहा है, वो कितना वोट में बदलेगा और क्या आगे तस्वीरें बन सकती हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए बात कर रहे हैं 3 दिन 130 किलोमीटर, लेकिन 24 की जो डगर है वो कितनी कठिन है और लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मनोज जी बने हुए हैं और हमारे साथ कुंवर बासित अली जी बने हुए। मनोज जी, एक बार फिर से आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि सुची जी नहीं, उनसे मेरा सवाल लेना था लेकिन वो नहीं है। ये बताइए कि जो सवाल हो रहा था कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी की बात करें या रीजनल पार्टीज की बात करें, किस तरीके से चीज़ें बढ़ेगी, तो उन्होंने ये कहा कि जो क्षेत्रीय दल है वो केवल उनका विजन प्रदेश तक है, अगर एक राष्ट्रवादी विजन चाहिए तो केवल कांग्रेस के पास है। तो क्या उनको नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी या अन्य दल अपनी मान्यता देने को तैयार हैं 2024 के लिए? देखिए, ये बात अभी कहना जल्दबाजी होगी अवधेश जी कि किसको नेता तमाम सारे दलों के नेताओं के बीच में बनाया जाएगा। बहुत सीनियर नेता हैं, शरद पवार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, केसीआर जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं। अगर भारत में नेताओं की बात की जाएगी तो हर नेता अपने आप में एक ताकतवर नेता के रूप में जाना जाता है। किसी को अभी ये कह देना कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, वो मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी।
निश्चित तौर पे देश संक्रमण काल से जूझ रहा है, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को कहना चाहूंगा। बीजेपी 2019 और 2014 दो चुनावों को और उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में भी इमेज डैमेज करके चुनाव लड़ने का पूरा एक समीकरण बनाया गया और इमेज को डैमेज किया गया। कांग्रेस में राहुल गांधी की इमेज को डैमेज किया गया, समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के इमेज को डैमेज किया गया। जो अब ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं, राहुल जी ने अपनी इमेज को बिल्डअप किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत ताकतवर तरीके से चुनाव लड़ा और एक बेहतर नंबर लेके आए और आज वो सड़कों पे हैं, हर दिन वो जनता के बीच में है। तो जो इमेज डैमेज कंट्रोल हो चुका है, अब बीजेपी किन मुद्दों पे जाएगी 2024 का चुनाव लेके, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। चूंकि इनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है, भावनात्मक 2-3 मुद्दे हैं, उन मुद्दों से मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश का चुनाव जीता जा सकता है। विकल्पहीन बनाने का प्रयास किया गया विपक्ष को, विपक्ष के चेहरे को धूमिल किया गया, उस चीज से विपक्ष उभर चुका है। बीजेपी के लिए संकट की घड़ी अब ये निश्चित आ गई है कि अब वो किन मुद्दों पे चुनाव ये बड़ी लड़ने महत्वपूर्ण बात आपने मनोज जी कही है। उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। जो चीजें हुई राहुल गांधी की इमेज को लेकर या अखिलेश यादव की इमेज को लेकर, उसका सीधा ठीकरा आप पर फोड़ा जा रहा है कि आप लोगों ने ये किया, इससे चुनाव जीते गए, लेकिन अब वो चीज जनता समझ चुकी है, अब कैसे जीतेंगे? इनको हर बार लगता है कि जनता समझ चुकी है, लेकिन जनता वास्तव में समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी जो दल हैं वो एक मेंढक की तरह हैं, तराजू में मेंढक की तरह ये लोग इकट्ठा होते हैं और फिर कूद जाते हैं, फिर इकट्ठा होते हैं, फिर कूद जाते हैं। तो जो बरसाती मेंढक हैं, ये लोग उस तरह से बाहर निकलते हैं, इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं। लेकिन कई कुंवर बासित जी, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, क्योंकि 75 तक तो कांग्रेस भी, जो तमाम दल मिले थे, जुड़े थे कांग्रेस खिलाफ, कांग्रेस भी सबको बरसाती मेढक ही कहती थी और उसके बाद देखिए क्या हाल है आज कांग्रेस का। है क्या कि जैसा अभी एक सवाल निकल करके आया, कोई एक बात और कहना चाहूंगा, नेता नहीं मानेगा, बिल्कुल मनोज जी, जनता ये आपस में गठबंधन करने से वोट का गठबंधन नहीं होता है। वोट का गठबंधन हमारा जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है, वो सेवा के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से सबसे ज्यादा लाभार्थी केंद्र सरकार में आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर है। अगर मैं केवल बात करूं तो हर योजना में बड़े लाभार्थी, डायरेक्ट जो फायदा बेनिफिशियरी हैं, वो अब जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। कांग्रेस के टाइम में जहां 1 रुपए का 15 पैसा, 100 पैसे के 15 पैसे मिलते थे, आज 100 के 100 पैसे। ठीक है, मतलब आप सबको लाभ दे रहे हैं। मनोज जी, वक्त कम है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और भी सामने आ गई है कि इन्होंने हमारे विपक्ष के बारे में ऐसी बातें कही। अकाली दल बीजेपी के साथ है नहीं, शिवसेना बीजेपी के साथ है नहीं, नीतीश जी बीजेपी के साथ है नहीं, केसीआर माफ करिएगा, और तमाम सारे राजनीतिक दल इनके साथ जो थे वो चले जा चुके हैं। तो अब बीजेपी किसके साथ चुनाव लड़ेगी? क्योंकि बीजेपी कमजोर इस नाते है, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बहुमत के बावजूद भी बीजेपी को निषाद पार्टी से गठबंधन करना पड़ा, अनुप्रिया पटेल से गठबंधन करना पड़ा। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझती है, इसलिए इनको तो सबसे ज्यादा गठबंधन की आवश्यकता है। और इनके पास, मुझे नहीं लगता है कि अब देश में, उत्तर भारत में इनके पास कोई ऐसा दल बचा हो जो इनके साथ ढंग से खड़ा हुआ हो। कि आप लोग भारत ज्यादा देखने वाली बात होगी कि यात्राओं का दौर चल रहा है और किस तरीके से ये जो विजय पथ है किसका आगे बढ़ेगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुकी है। कुछ सवाल सियासी तौर पर उठ रहे, पर चर्चाओं का दौर भी जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि 24 के लिए किसकी डगर बुलंद होती है सियासत के पथ पर। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।